यह कहानी उस वक्त की है जब एक ही झटके में दुनिया के लगभग सारे इंसान खत्म हो गए। तब सिर्फ एक लड़की जिंदा बची और उसके साथ था एक बच्चा। फिर इन दोनों ने मिलकर जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है और हम डीटेक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ गाड़ी ठीक कर रहा है। तभी वहाँ का रेडियो बजने लगता है। रेडियो पर खबर आती है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में आपातकाल लग चुका है। मैकेनिक आकर रेडियो बंद कर देता है और कहता है, ये सब बकवास है। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो मतलब यहाँ एलियंस आने वाले हैं। तभी हम एल्बा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता दारा से मिलने ट्रैवल कर रही है। वह अपने पिता के लोकेशन पर पहुंचती है और फ़ोन निकालकर सब रिकॉर्ड करने लगती है। उसके पिता एक गुफा में रह रहे हैं। गुफा में दाखिल होते ही उसे ठंड महसूस होती है। तभी उसके पिता सामने आते हैं। एल्बा पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? दारा बताता है, एक बहुत बड़ा आपदा आने वाला है। तापमान बदल रहा है। प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। हमने बहुत गलत किया, इसलिए अब प्रकृति हमारे साथ गलत करेगी। एल्बा फ़ोन बाहर निकालती है और कहती है, आप और क्या कहना चाहेंगे? दारा अपनी सारी रिसर्च बताने लगता है। बाद में एल्बा शहर में आती है। वहाँ उसकी मुलाकात डीटेक से होती है। एल्बा डीटेक की अंग्रेज़ी टीचर है। वह उसकी तारीफ़ करती है कि वह अच्छा सुनता है और जल्दी अंग्रेज़ी सीख जाएगा। तभी कुछ बच्चे डीटेक को तंग करने लगते हैं। एल्बा को यह पसंद नहीं आता। वह उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जाते वक्त वे कहते हैं, हम डीटेक से बदला लेने वापस आएंगे। एल्बा घर लौटती है और देखती है कि दारा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। उसने अपने सारे रिसर्च पेपर बैग में रखे हैं। दारा कहता है, मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ। एल्बा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता और चला जाता है। एल्बा भी शहर की ओर चल पड़ती है। तभी हम डीटेक को देखते हैं, जिसे कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं। वे उसे उठाकर झील में फेंकने लगते हैं। एल्बा यह देखती है, गाड़ी रोकती है और उन्हें रोकने दौड़ती है, लेकिन वे शैतान बच्चे डीटेक को पानी में फेंक कर भाग जाते हैं। एल्बा पानी में कूदती है ताकि डीटेक को बचा सके। डीटेक धीरे धीरे डूब रहा होता है। एल्बा भी नीचे जाती है। तभी एक तेज़ बिजली कड़कती है, जिसे लोग रेड स्टॉर्म कहते हैं। इसके झटके पानी में भी महसूस होते हैं, लेकिन एल्बा और डीटेक गहराई में होने की वजह से सुरक्षित रहते हैं। थोड़ी देर बाद एल्बा डीटेक को लेकर ऊपर आती है। वह देखती है कि माहौल बदल चुका है। इस तूफान ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया। एल्बा डीटेक को होश में लाती है। बिजलियाँ अभी भी कड़क रही हैं। वे शहर की ओर बढ़ते हैं। शहर में पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि सब तबाह हो चुका है। सारे इंसान मर चुके हैं। सारे घर नष्ट हो गए हैं। डीटेक अपनी माँ को ढूंढने भागता है। अपने घर के पास वह माँ की लाश देखता है। जैसे ही वह लाश की ओर जाता है, एल्बा उसे रोक लेती है, क्योंकि घर ब्लास्ट होने वाला था। एल्बा उसे पीछे खींचती है और तभी घर ब्लास्ट हो जाता है। एल्बा जानती है कि यहाँ कुछ नहीं बचा। वह डीटेक को लेकर गुफा की ओर चलती है, जहाँ उसके पिता रिसर्च करते थे। गुफा में पहुंचकर वह कुछ कपड़े और कंबल निकालती है और डीटेक को देती है ताकि वह आराम कर सके। सुबह होते ही दोनों फिर चल पड़ते हैं। घर पहुंचती है और देखती है कि वह भी तबाह हो चुका है। वह फार्म हाउस में जाती है और फ़ोन निकालकर अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन काम नहीं करता। वह डीटेक से कहती है, रेडियो चेक करो। खुद लैपटॉप देखती है, लेकिन वह चार्ज नहीं है। सोलर चार्जर से फ़ोन चार्ज करके वह दारा को कॉल करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता। एल्बा समझ नहीं पाती कि क्या करे। वह अब किसी भी तरह बचे हुए लोगों को ढूंढना चाहती है और जानना चाहती है कि कोई और जिंदा है या नहीं। वे पूरे शहर में घूमते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी डीटेक एक पुलिस की गाड़ी के पास जाता है और डिक्की से बंदूक निकालता है। एल्बा उसे रोकती है और कहती है, हम अब बार्सिलोना जा रहे हैं। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। एल्बा की नज़र एक स्कूटर पर पड़ती है। वह उस पर बैठती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो डीटेक पीछे से धक्का देता है। स्कूटर एक पत्थर से टकराकर रुक जाता है और एल्बा नीचे गिर पड़ती है। गिरते वक्त उसके पेट पर एक धातु से चोट लग जाती है। मजबूरी में उन्हें घर लौटना पड़ता है। एल्बा अपने ज़ख्म साफ करती है और फ़ोन में रिकॉर्ड करती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपने पिता की डायरी पढ़ती है और समझती है कि दारा सच कह रहा था, प्रकृति कोई संदेश देना चाहती है। वह फ़ोन में सब रिकॉर्ड करती है और कहती है, मैं बहुत असहाय हूँ। पहले लोग मदद के लिए आते थे, अब कोई नहीं आएगा। फिर वह सो जाती है। रात में डीटेक उसे देखने आता है।
वह देखता है कि एल्बा की हालत बिगड़ रही है। वह बात करने की कोशिश करता है लेकिन एल्बा जवाब नहीं देती। डीटेक उसके जख्म देखता है और समझ जाता है कि उसे इन्फेक्शन हो गया है। एल्बा कहती है, मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। डीटेक कहता है, मैं लाने जा रहा हूँ, लेकिन एल्बा रोकती है, बाहर खतरा है, मैं सुबह जाऊंगी। यह कहकर वह सो जाती है। डीटेक अकेले बाहर निकल जाता है। उसे डर लगता है क्योंकि वह कभी रात में अकेला नहीं गया था, लेकिन एल्बा को बचाने के लिए वह हिम्मत जुटाकर जाता है। सुबह वह दवाइयाँ लेकर लौटता है, एल्बा को देता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाता है। फिर वह बाहर अपने पुराने घर को देखने जाता है जहाँ वह अपनी माँ के साथ रहता था। इसके बाद वह उस ट्रैक्टर को देखने जाता है जिसे वे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आंख खुलती है, वह देखती है कि उसका जख्म ठीक हो गया है। डीटेक यह देखकर उसे गले लगा लेता है। वह खुश है कि एल्बा ठीक हो गई। एल्बा पूछती है, क्या मेरा जख्म पूरी तरह ठीक हो गया? डीटेक कहता है, हाँ, लेकिन वहाँ एक निशान रह गया है। एल्बा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे निशान पसंद है, ये टैटू की तरह हमारी कहानी कहते हैं। रात को एल्बा फिर रिकॉर्डिंग शुरू करती है और बताती है कि उसे बार्सिलोना जाना है। सुबह डीटेक उठता है और देखता है कि एल्बा गायब है। बेडशीट पर खून देखकर वह डर जाता है। उसे लगता है कि एल्बा के साथ कुछ गलत हुआ। वह साइकिल उठाकर उसे ढूंढने निकलता है। थोड़ी देर बाद उसे एल्बा मिलती है। वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एल्बा कहती है, हाँ, मुझे क्या हुआ? डीटेक उसकी जांघों पर खून देखता है और कहता है, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी जांघों पर खून है। एल्बा जवाब देती है, यह मेरे मासिक धर्म की वजह से है। डीटेक उसकी छाती छूने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बा रोकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे घर लौट आते हैं। समय बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद डीटेक बंदूक से प्रैक्टिस करता है। एल्बा आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आती है और पूछती है, यह बंदूक कहाँ से मिली? डीटेक कहता है, पुलिस की गाड़ी से। वह कहती है, इसे वापस रख दो। डीटेक जवाब देता है, नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं अब घर का मर्द हूँ, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। एल्बा कहती है, यह सब बकवास है, हमें बंदूक की ज़रूरत नहीं। लेकिन डीटेक नहीं मानता और बंदूक लेकर चला जाता है। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। एल्बा समझ जाती है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उन्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी। वह अपने पिता की सर्वाइवल गाइड पढ़ती है, जिसमें पौधे उगाने और दूसरी चीज़ों को संभालने की जानकारी है। वे अब आराम से रहने लगते हैं। एल्बा सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। समय बीतता जाता है। कई साल बाद हम डीटेक को जवान और आकर्षक देखते हैं। एल्बा उसे देखकर आकर्षण महसूस करती है, लेकिन इस भावना को दबा देती है। डीटेक को भी कुछ महसूस होता है, लेकिन वह इसका मतलब नहीं समझता। एक दिन एल्बा नीचे होती है और डीटेक छत पर दूरबीन से आसपास देख रहा होता है। तभी एल्बा कपड़े बदलती है। डीटेक उसे देख लेता है। उसका शरीर उसे आकर्षित करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह क्या है और उसे क्या करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। एल्बा जब कुछ करती है तो डीटेक से मदद मांगती है। जब वे एक दूसरे को छूते हैं, डीटेक को अजीब सनसनी होती है, लेकिन वह इसका मतलब नहीं जानता। एक दिन पास आने पर डीटेक एल्बा को चूम लेता है और वहाँ से भाग जाता है। एल्बा मुस्कुराती है। रात को तेज़ तूफान आता है। उनका पूरा बगीचा बर्बाद हो जाता है। सुबह एल्बा उसे ठीक करने बाहर आती है। डीटेक पीछे पीछे आता है। वे देखते हैं कि सब तबाह हो चुका है। एल्बा कहती है, हम सुबह बार्सिलोना के लिए निकल जाएंगे। सुबह वह फ़ोन में सब रिकॉर्ड करती है। तभी डीटेक ट्रैक्टर लेकर आता है, जिसे उसने ठीक कर लिया है। एल्बा ये देखकर बहुत खुश होती है और डीटेक को गले लगा लेती है। दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद वे बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। वहां डीटेक ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगता है और एल्बा बार बार अपने पिता को फ़ोन करती है, उम्मीद में कि वह उनकी आवाज़ सुन ले, लेकिन दारा फ़ोन नहीं उठाता। एल्बा निराश हो जाती है और मान लेती है कि उसके पिता अब जिंदा नहीं हैं। वह उन्हें ढूंढना छोड़ देती है। डीटेक उसे समझाता है, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हम ढूंढते रहेंगे। फिर दोनों शहर में घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे बार्सिलोना के स्टेडियम में पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। डीटेक तबाह हो चुके स्टेडियम को देखता है। वह एक फुटबॉल निकाल कर खेलने लगता है। मैं बैठकर उसके लिए तालियां बजाती है। डीटेक अपना पहला गोल मारने जाता है। एल्बा कहती है, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। गोल होते ही वह रिकॉर्ड करती है और डीटेक अपनी टी शर्ट ऊपर करके जश्न मनाता है। एल्बा उसकी काया को ध्यान से देखती है और आकर्षित होने लगती है। तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। दोनों करीब आने लगते हैं
लेकिन कुछ होने से पहले एल्बा फ़ोन उठाकर पीछे हट जाती है। रात होने पर दोनों अजीब महसूस करते हैं। एल्बा बात शुरू करती है, डीटेक, हम इस आकर्षण से नहीं भाग सकते। जितनी जल्दी इसे स्वीकार करें उतना हमारे लिए अच्छा है। यह कहकर वह डीटेक को चूमती है। दोनों अंतरंग हो जाते हैं। इसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। वे हमेशा खुश रहते हैं और साथ रहते हैं। समय बीतने के साथ वे समुद्र किनारे एक घर बनाते हैं और ज़रूरी सामान जुटाते हैं। एक दिन एल्बा डीटेक को बताती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। डीटेक खुश हो जाता है। एल्बा लाइब्रेरी से किताबें लाती है ताकि डिलीवरी और बच्चे की देखभाल सीख सके। डीटेक अपने होने वाले बच्चे के लिए खिलौने लाता है। एक रात एल्बा अपने पिता के नोट्स पढ़ रही होती है, तभी उसे पेट में दर्द होता है। वह डीटेक के पास जाती है और कहती है, मेरा प्रसव शुरू हो गया है। डीटेक तैयार होता है, उसे आराम से लिटाता है और दोनों मिलकर डिलीवरी करते हैं। एल्बा को बेटा पैदा होता है जिसका नाम वे काई रखते हैं। बच्चे के जन्म से दोनों बहुत खुश हैं। वे दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। एक दिन एल्बा समुद्र में एक नाव देखती है। वह चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि कोई है। वह डीटेक को बुलाती है, लेकिन डीटेक कहता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम पूरे हैं। एल्बा नहीं मानती। उसे लगता है कि नाव में उसके पिता हो सकते हैं। तभी उसकी नज़र समुद्र किनारे एक आदमी पर पड़ती है। उसे लगता है कि यह दारा है। वह भागकर उसके पास जाती है, लेकिन वह दारा नहीं होता। फिर भी वे उसे घर ले आते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आता है। उसका नाम सर्गी है। सर्गी कहता है, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे लगा था कि मैं अकेला बचा हूँ। मैं एक टापू पर रहता था और मौका मिलते ही लोगों को ढूंढने निकलता था। आज मेरा ढूंढना सफल हुआ। मैं अपनी नाव पर लौट सकता हूँ। एल्बा कहती है, हमारे साथ रह सकते हो। डीटेक को यह पसंद नहीं आता, लेकिन वह चुप रहता है। सर्गी समझ जाता है और कहता है, मैं नाव पर ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। जाते वक्त वह कहता है, मैंने बहुत समय से किसी से गले नहीं मिला। क्या मैं तुम दोनों से गले मिल सकता हूँ? दोनों उससे गले मिलते हैं। सर्गी भावुक होकर रोने लगता है। वे उसे रोक लेते हैं। सर्गी अपनी सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है। डीटेक उससे बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब सर्गी एल्बा के करीब जाता है तो डीटेक को बुरा लगता है। एक दिन एल्बा बच्चे को दूध पिलाती है। सर्गी उसे छुपकर देखता है। डीटेक पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? सर्गी कहता है, मैं एल्बा को देख रहा था, उसके लिए शहद लाया हूँ। वह दिन भर दूध पिलाती है, उसे दर्द होता होगा। शहद अच्छा है। वह एल्बा को शहद देता है। एल्बा शुक्रिया कहती है। डीटेक कहता है, तुम्हारी नाव तैयार है, चाहो तो जा सकते हो। सर्गी को बुरा लगता है, लेकिन वह कहता है, मैं जा रहा हूँ। एल्बा उसे रोकती है। सर्गी कहता है, मेरी नाव पर चलो, ये मेरा शुक्रिया होगा कि तुमने मुझे अपने घर रखा, तुम्हें मज़ा आएगा। एल्बा मान जाती है। दोनों नाव पर पार्टी करने जाते हैं। सर्गी कहता है, रात यहाँ रुक जाओ, मेरे पास सरप्राइज़ है। उन्होंने सालों बाद फिल्म देखी। फिल्म देखते देखते वे सो जाते हैं। सुबह डीटेक सबसे पहले जागता है। वह देखता है कि वे घर से बहुत दूर आ गए हैं। उसे शक होता है कि सर्गी कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। वह एल्बा को जगाने जाता है। तभी सर्गी उसके सिर पर हमला करता है। डीटेक समुद्र में गिर जाता है। यह आवाज़ सुनकर एल्बा जागती है और देखती है कि डीटेक पानी में है। एल्बा डीटेक के पीछे पानी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद वह उसे ऊपर लाती है। वह देखती है कि सर्गी काई को लेकर जा चुका है। दोनों घर लौटते हैं, लेकिन गुस्से से भरे हैं। उन्होंने अपना बच्चा खो दिया और नहीं जानते कि सर्गी उसे कहाँ ले गया। वे यह पता लगाने की कोशिश शुरू करते हैं कि सर्गी किस टापू पर रहता है। डीटेक उनके पास पड़ी एक नाव को ठीक करता है। तभी एल्बा को याद आता है कि सर्गी शहद लाया था। वे शहद के आधार पर टापू का पता लगाने के लिए वनस्पति की किताबें पढ़ते हैं। आखिरकार उन्हें टापू का पता चल जाता है। वे अपने बच्चे को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिनों बाद वे टापू पर पहुंचते हैं। डीटेक अपने साथ बंदूक लाता है। टापू पर कदम रखते ही उन्हें काई के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों उस ओर दौड़ते हैं, फिर रुककर देखते हैं कि उनका बच्चा कहाँ है। उनकी नज़र सर्गी पर पड़ती है। एल्बा गुस्से में डीटेक से कहती है, इसे मार दो। डीटेक जवाब देता है, यह अकेला नहीं हो सकता, इसे मारने से खतरा बढ़ेगा, पहले सब देखना होगा। वे देखते हैं कि सर्गी अपने खेत की ओर जा रहा है। डीटेक कहता है, मैं इसका पीछा करूंगा। वह एल्बा को काई के पास भेजता है। एल्बा काई के पास पहुंचती है और देखती है कि उसे पिंजरे में बंद किया गया है। वह पिंजरा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वह चाबी ढूंढने लगती है। दूसरी ओर डीटेक सर्गी का पीछा कर रहा होता है। एल्बा उसके पास आती है
और कहती है, हमारे बच्चे को पिंजरे में बंद किया है। डीटेक कहता है, यह बंदूक लेकर तुम यहाँ रहो और सर्गी पर नज़र रखो। मैं काई को निकालने जा रहा हूँ। वह काई के पास जाता है। एल्बा वहीं खड़ी रहती है, लेकिन काई के रोने की आवाज़ सुनकर वह मुड़ती है। तभी सर्गी उसे पकड़ लेता है। डीटेक आता है और देखता है कि सर्गी ने एल्बा पर बंदूक तान रखी है। सर्गी जो कहता है, एल्बा वही करती है। वह दोनों को बांध देता है। एल्बा कहती है, अगर तुम मेरे बच्चे को मुझे सौंप दो तो हम साथ रह सकते हैं। सर्गी रुकता है और एल्बा को आज़ाद कर देता है। वह उसे नीचे ले जाकर कहता है, तुम्हें बार बार बच्चे को रुलाना होगा। जब मैं कहूँ तब। उसका रोना मुझे मधुर संगीत जैसा लगता है। यह कहकर वह चाबी दे देता है। एल्बा काई को दूध पिलाती है। सर्गी उसे घूरता है, जो एल्बा को पसंद नहीं आता। सर्गी ऊपर चला जाता है। एल्बा काई को लेकर भागने लगती है। सर्गी यह देख लेता है, लेकिन पीछा नहीं करता। वह डीटेक को परेशान करना शुरू करता है। सर्गी को फिर काई के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस ओर भागता है। वहां पहुंचकर देखता है कि एल्बा ने उसे जख्मी कर दिया है। उसने फ़ोन में रिकॉर्डिंग चलाकर रखी थी। सर्गी भागकर वापस आता है। तब एल्बा डीटेक के पास पहुंच चुकी होती है और उसे छुड़ा रही होती है। डीटेक कहता है, वह चाकू मुझे दो। तभी सर्गी आ जाता है। एल्बा कहती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन सर्गी गुस्से में कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। वह एल्बा के पैर में गोली मार देता है। तब तक डीटेक खुद को आज़ाद कर लेता है और पीछे से सर्गी को चाकू मारता है। सर्गी उससे लड़ता है। एल्बा बंदूक उठाकर धमकी देती है, लेकिन सर्गी उसे धक्का देकर गिरा देता है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद डीटेक एक औजार से सर्गी पर हमला करता है। सर्गी उसे गोली मार देता है, लेकिन डीटेक के हमले से वह भी घायल हो जाता है और मर जाता है। डीटेक गोली लगने से घायल काई के पास जाता है और उसे आखिरी बार गले लगाता है। एल्बा आती है और डीटेक को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह गिरकर दम तोड़ देता है। एल्बा फूट फूट कर रोती है। रात को वह डीटेक की लाश को समुद्र में बहा देती है और काई को लेकर लौट आती है। समय बीतने लगता है। कई साल बाद हम काई को बड़ा हुआ देखते हैं। वह घर में फुटबॉल खेलता है। एल्बा उसके पास आती है और फ़ोन में डीटेक की वीडियो दिखाती है। अपने पिता को देखकर काई बहुत खुश होता है। इसके साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।